स्वागत आप सभी का। उत्तराखंड का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की खबरों के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसे कोई जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के स्लीपर सेल की, जो अब डूबते हुए और लड़खड़ाती हुई कांग्रेस रूपी जहाज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी लड़खड़ाते हुए और डूबते हुए कांग्रेस के जहाज में अपने स्लीपर सेल छोड़ने की। कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपने ही नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो क्यों नहीं उनको इंगित करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते, क्यों नहीं उनको जो है कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने का काम करते अगर उन्हें लगता है। लेकिन खाली बयानबाजी करके और सिर्फ आरोप लगाना सत्ता पक्ष के ऊपर उनकी निराशा को दिखलाता है, उनकी बौखलाहट दिखलाता है। उनके अंदर इतनी निराशा भर चुकी है कांग्रेस के कि वो अपने नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं करते और आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का काम करते हैं। तो उनको अपनी हार के ऊपर मंथन करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और संगठन को मजबूती की ओर ले जाना चाहिए, बनस्पत इसके कि केवल और वो आरोप लगाने का काम करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर अपना काम करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता तो कमलेश रमन ने ये बयान दिया है, बीजेपी की प्रवक्ता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल छोड़ने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की नैया वैसे भी लड़खड़ा चुकी है, डगमगा रही है, और उस डगमगाती हुई नैया को के भीतर हम स्लीपर सेल नहीं छोड़ रहे। हालांकि कांग्रेस को खुद अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा ही नहीं है। कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के बड़े लीडर्स को भरोसा नहीं, और यही कारण है कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये कह रहे हैं कि आपके भीतर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अब उत्तराखंड में बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर पर यह कह रही हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस की लड़खड़ाती हुई नैया के भीतर स्लीपर सेल्स छोड़ने की, क्योंकि कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो रही है। कांग्रेस लड़खड़ा चुकी है। किसी भी तरह कांग्रेस के पास इस समय ना जनाधार है ना कुछ है, इसलिए बीजेपी को जरूरत नहीं है कांग्रेस के भीतर किसी भी तरह के कार्यकर्ताओं को छोड़ने के लिए, जो स्लीपर सेल्स की बात की गई। आपको बताते चले, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं राहुल गांधी। उन्होंने गुजरात के भीतर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं की। गुजरात के भीतर ही उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि कई ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और उस बयान के बाद लगातार सियासी हलचल तेज हुई, बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस को खुद अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। अब ये गुजरात से उड़ती उड़ती हवा देहरादून तक पहुंच चुकी है। हालांकि इससे पहले झारखंड भी पहुंची, छत्तीसगढ़ में पहुंची, अब देहरादून पहुंच गई है, उत्तराखंड पहुंच गई है। क्योंकि उत्तराखंड के भीतर अब बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात की जानकारी होना चाहिए कि उसकी नैया पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है, डगमगा चुकी है, डूब रही है। और डूबती हुई नाव में हमें स्लीपर सेल्स या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो रही है। अलग अलग राज्यों से उसका सूपड़ा साफ हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस जितने भी चुनावों में जा रही है वहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये कहा है कि कांग्रेस
लड़खड़ाता हुआ जहाज है, उसमें स्लीपर्स। अभय कैंतुरा हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभय, जाहिर है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और अब बयान सीधे उसकी जो चीज है अब उत्तराखंड में भी पहुंच गई है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तराखंड बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हमें किसी भी तरीके से कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल्स या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद लड़खड़ाता हुआ जहाज है। देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव जैसे महत्वपूर्ण चुनाव यहाँ पर होने, जो छोटी सरकारों के चुनाव कहे जाते हैं, और उससे पहले ही ये कह सकते हैं कि जो नेताओं के दल बदलने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अब कांग्रेस के जो नेता हैं जो बीजेपी में आने की सोच रहे हैं उन सभी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पूर्व में आ चुके हैं वो सभी लोग समय रहते यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। लेकिन अब बीजेपी ये कह सकते हैं कि जब बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को यह आभास हो चुका है कि उनका जो परिवार है वो टूटने की कगार पर पहुंचा है, तो फिर ऐसे में वो लोग अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने की मुहिम में यहाँ पर जुटे हुए हैं, बीजेपी में जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि बीजेपी वैसे सभी नेताओं को जो मौका परस्त हैं, जो ये कह सकते कि अपने पार्टी के समय रहते सेवा नहीं कर पाए, दूसरे दलों में जाने का काम कर रहे हैं, उनसे बचने का काम यहां पर बीजेपी करेगी। और पार्टी में आने से पहले हर उस नेता की ये कह सकते हैं कि तस्दीक यहां पर की जाएगी, उसका प्रोफाइल चेक करने का काम यहां पर किया जाएगा कि वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए या बीजेपी संगठन के मुफीद है तो फिर उन्हें संगठन में शामिल करने का काम किया जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे सभी नेताओं को जो दूसरे दलों से, खासतौर पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं, उन सभी की एंट्री को बंद करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अब भी इस बात को जोर देकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के चाहे वो विधायक हो या संगठन के नेता हो, वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में और कांग्रेस बीजेपी में आने की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि वो ऐसे नेताओं को लेना चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी में इस तरह के दल बदलने के जो नेताओं का जो क्रम होता है वो यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलता है। बीजेपी परिवार में आने के लिए ज्यादातर लोग यहाँ पर लालच से दिखते हैं, इसीलिए बीजेपी को जो नेताओं की जो एंट्री है उसको सीमित करने का काम यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी, मतलब ये क्लियर है, ये साफ है कि अब कोई भी कांग्रेस का लीडर नहीं जा पाएगा भारतीय जनता पार्टी में, या फिर किसी भी पार्टी का लीडर जो दल बदल करते थे चुनाव से पहले, अब कोई भी नहीं आएगा। स्क्रूटनी प्रॉपर होगी, प्रॉपर तरीके से तफ्तीश होगी, जानकारी हासिल की जाएगी कि भाई इसके पास कितना वोट प्रतिशत है, कहाँ का वोट प्रतिशत है, किस एरिया में इसकी पकड़ है, कौन से जाति से बिलोंग करता है, यानी कि सब तरीके से तफ्तीश की जाएगी उस नेता की, उस कार्यकर्ता की, उस लीडर की, और उसके बाद ही उसको शामिल किया जाएगा। तो क्या बीजेपी ये कह रही है कि हाँ हमारे पास खुले हुए हैं दरवाजे सभी के लिए, लेकिन सभी के लिए नहीं, स्पेशल वन के लिए खुले हैं? देखिए, ये तो आमतौर पर कहा जा सकता है बीजेपी में इस समय जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो ज्यादा होता है और चुनाव के समय ये सिलसिला बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। पिछले चुनावों में कई बार हम देख चुके हैं, चाहे वो निकाय के चुनाव रहे हों या फिर विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, बीजेपी में सबसे ज्यादा नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर रहता है। जैसे आंकड़े बीजेपी के बताते हैं, बीजेपी ने पिछले ये कह सकते हैं कि 3 चुनावों के भीतर, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के भीतर 50,000 से ज्यादा नेताओं को पार्टी में शामिल करने का काम यहाँ पर करा है। उन सभी की तस्दीक यहाँ पर करी। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक सवाल बीजेपी संगठन के भीतर से भी उठने लगा था कि बीजेपी की रीति नीति ना समझने वाले नेताओं को भी बीजेपी ने शामिल करने का काम किया, जो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव आएंगे ये सभी लोग टिकट मांगने का काम यहाँ पर करेंगे, पार्टी की जो मुश्किलें होंगी उसको बढ़ाने का काम इनकी तरफ से किया जाएगा। इसलिए अब आने वाले चुनावों के लिए पार्टी पहले से ही अपना होमवर्क करना चाहती है। ऐसे नेता जो बीजेपी में आना चाहते हैं, ये अब ये साफ तौर पर अब है ये साफ तौर पर ये दर्शा दिया गया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर बीजेपी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हर किसी को हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस तो अब डूबता हुआ जहाज है,
हम नेताओं को लेंगे तो पूरी तरीके से उनको काट छांट कर स्पेसिफिक तरीके से लिया जाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को जल्द ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम ने इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए पहले 26 टीम्स लगाई गई थी, अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी किया जा रहा है। नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कहा है कि इन सभी टीम्स की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड को तैयार किया गया है। इस बार योजना के अनुरूप जैसे लाइनमैन और कोर टीम, इन सबके मोबाइल्स और नाम हर वार्ड में चस्पा भी किए जाएंगे। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या कोर टीम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 9389262824 जारी भी किया गया है, जिसमें आप अपने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत कर सकते हैं। निगम की टीम तुरंत आपके क्षेत्र में आएगी और लाइट की मेंटेनेंस करेगी। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी इस खबर पर अभय हमें देंगे। अभय, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर क्या उत्तराखंड के भीतर स्थिति है, और अब प्रशासन ने जो सख्त कदम उठाए हैं उससे क्या जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से मेंटेन हो रही हैं? मेंटेनेंस का कार्य किस तरह का चल रहा है? देखिए, यही एक सबसे बड़ा प्रश्न इस समय नगर निगम देहरादून प्रशासन पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि जो उनके प्रमुख दायित्व हैं, जो उनके प्रमुख कार्य हैं, उन कार्यों का निर्वहन करने में वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, या समय पर उन कार्यों को अंजाम देने में नगर निगम प्रशासन ढिलाई बरतता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रीट लाइटों की अगर हम बात करें तो देहरादून में स्ट्रीट लाइटों में 100 वार्डों के भीतर सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो स्ट्रीट लाइट को लेकर यहाँ पर आ रही है। हर वार्ड से लगभग ऐसे रोजाना 10 से 15 शिकायतें नगर निगम प्रशासन को यहाँ पर मिल रही है, जिसमें स्ट्रीट लाइट की शिकायत सबसे ज़्यादा है कि जल नहीं रही है, जो जलने की स्थिति में हो वो कभी भी ये कह सकते हैं उसकी मेंटेनेंस समय पर नहीं हो पा रही है। जो खंभे हैं या जो लाइट के जो पोल हैं उनकी स्थिति भी वहाँ पर ठीक नहीं है। उनको मरम्मत करने के लिए जो आदमी वहाँ पर या जो कर्मचारी वहां पर आना चाहिए था, वो फोन करने के बाद भी या शिकायत दर्ज करने के बाद भी वहां पर नहीं, वार्ड में नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी शिकायतें रोजाना नगर निगम प्रशासन को वहां पर मिल रही है, और यही वजह है कि अब नगर निगम प्रशासन ने जो स्ट्रीट लाइट या इस तरह की जो शिकायतें थी उनके निस्तारण के लिए जो टीमें हैं उनको बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। पहले 26 टीमें यहाँ पर काम कर रही थी, अब उनकी ऐसी टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन 100 वार्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो नगर निगम की जो मैन पावर है इस समय कह सकते हैं काम करने की जो आवश्यकता है वो काफी कम थी यहाँ पर नजर आ रही है। नगर निगम प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश जरूर यहाँ पर कर रहा है। हर वार्डों में ऐसे सभी ये कह सकते हैं जो स्ट्रीट लाइट को ठीक करने वाली जो टीम है उनके नंबर्स वहां पर दे दिए गए, जो सफाई कर्मचारी है उनके सुपरवाइजर्स के नंबर वहां पर चस्पा कर दिए गए, ताकि आम जनता अपनी शिकायतों को लेकर सीधे उन कर्मचारियों को यहाँ पर बताने का काम करे, ताकि वो ग्राउंड जीरो पर ही उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सके। लेकिन जिस प्रकार से नगर निगम प्रशासन के अभी कार्य करने की रफ्तार है, जो इस समय वहां पर काम चल रहे हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है कि कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अंजाम तक वो कोशिशें पहुंच नहीं पा रही है। 100 वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की स्थिति अब भी दयनीय बनी हुई है। कुछ लाइटें ये कह सकते हैं कि हर वार्ड में जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई उसमें मैक्सिमम लाइटें 20 से 30% लाइटें यहाँ पर खराब हो चुकी है। ऐसे में उनको मेंटेनेंस कब तक कर पाएंगे ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रशासन के पास इस समय शिकायतों का अंबार लगा हुआ, जिसका निस्तारण करने में उसके पसीने यहाँ पर छूट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर है ये प्रशासन को अब देखना होगा कि जो भी शिकायतें आई हैं उनका निवारण कब तक होता है, कितनी जल्द किया जा सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम जरूर उठाए गए हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। देहरादून से ही खबर है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर
हिंदवाड़ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार पर किसानों का शोषण करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार के जरिए गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों को घोर उपेक्षा बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए मात्र 2 मिनट के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपए भी नहीं बढ़ाना उनकी घोर उपेक्षा है। गन्ने का समर्थन मूल्य ना बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को पहले से कम कर दिया है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा सरकार को गन्ने के प्रति चिंता जतानी चाहिए, बढ़ावा देने के लिए योजना बनानी चाहिए। देखिए, सरकार जो इस समय शासित है भाजपा, धाकड़धामी सरकार, कहां इन पे किसानों की सोच है? किसान वाकई सरवाइव कर रहे हैं। न्यूनतम खरीद मूल्य उसमें बढ़ोतरी न होना, तो सरकार इस तरफ इशारा कर रही है कि हमें वाकई किसानों से कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए, जो किसान इतनी मेहनत करके गन्ने की उपज को उगा रहा है, सुबह से शाम का उसका पसीना होता है उसमें, पूरे परिवार का, और आज सरकार उनकी तरफ ध्यान न दे। आज जो स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं, और वाकई बहुत चिंतनीय विषय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार को आगाह करती है कि किसान के प्रति अगर कहीं द्वेषपूर्ण रवैया अगर सरकार का रहा, धाकड़धामी सरकार का, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आंदोलनरत होगी किसानों के हित में। हरिद्वार की सिडकुल रोड पर तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर 6 बार पलट गई, जिससे कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चश्मदीदों के मुताबिक कार तेज गति से हरिद्वार की ओर जा रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे खंभे से जा टकराई और पलट गई। इस भयानक हादसे में गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर बनी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तराखंड में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। देहरादून के लोखंडी के पास एक तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। थाना चक्राता के माध्यम से एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली कि लोखंडी के पास बुंदेल रोड पर एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई है। सूचना पाकर पोस्ट चक्राता की एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी राजेश कुमार के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। ऑल्टो चक्राता के लोखंडी के पास अनियंत्रित होकर लगभग 900 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 4 लोग सवार थे। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है, ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया गया है। आपको बताते चले, ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने और बिना प्लास्टिक के यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे।
उत्तराखंड में वन विभाग के पेड़ों को काटने के लिए प्रदेश के भीतर 2 अलग-अलग कानून हैं, जिसमें चक्राता क्षेत्र के लिए अलग और पूरे प्रदेश के लिए अलग कानून है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो चक्राता क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान की शिकायतें अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण तस्करी की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। इसलिए विभाग की तरफ से उन क्षेत्रों में पेड़ों के काटने की अनुमति मिलने के बाद भी पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे तस्करी को रोका जा सके। देखिए, चक्राता की शिकायतें बहुत पहले से आती हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश से इतर चक्राता डिवीजन में जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी ज़मीन पे पेड़ काटने की अनुमति का प्राविधान है, उसमें केवल चक्राता में है जहां पेड़ की परमिशन देने के बाद पेड़ को केवल वन निगम काटेगा। जिस व्यक्ति के ज़मीन में पेड़ है उसको काटने की अनुमति नहीं है। उसको अनुमति अगर मिलेगी तो पेड़ वन निगम ही काटेगा, ताकि इलिसिट फेलिंग जो है उसको रोका जा सके। इसलिए ये काफ़ी बार चक्राता के जनप्रतिनिधियों ने कहा भी कि साहब पूरे प्रदेश से इतर हमारे यहाँ व्यवस्था क्यों है, लेकिन उसका यही कारण है कि वहाँ पर इलिसिट फेलिंग बहुत होती है। इसलिए वहाँ पर निजी जमीन में भी पेड़ काटने का अधिकार केवल वन निगम को दिया गया है। खबर हरिद्वार से है। यहां पर अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ HRDA की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में HRDA ने एक बार फिर से अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जियापोता क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। दरअसल दोनों प्लॉटिंग कॉलोनियां जो हैं वो अवैध तरीके से विकसित की जा रही थी। वहीं अवैध कॉलोनियों में कई लोगों ने निवेश भी किया था, जिनका लाखों रुपए अब यहां फंस गया है। दरअसल बुधवार को ग्राम जियापोता कटारपुर मार्ग हरिद्वार में भगवती विहार के पीछे स्थित लगभग 10 बीघा भूमि क्षेत्रफल पर श्री प्रतीक अग्रवाल द्वारा कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कॉलोनी को लेकर नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि कोई लेआउट पास नहीं कराया गया था। इसके बाद यहां बुलडोजर चला दिया। इधर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिछले लंबे समय से पेंडिंग फाइलों को तत्काल निस्तारण के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही अनियमितता मिलने पर कई कर्मचारियों का स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया को समस्त पटलों का समय समय पर निरीक्षण करने की कहा है। जानकारी के मुताबिक दीपक रावत के जरिए रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर पहले कलेक्टर परिसर में बनने वाली पार्किंग का शिलान्यास किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम कोर्ट का निरीक्षण करने के साथ ही कमिश्नर रिकॉर्ड रूम पहुंच गए। एसडीएम कोर्ट और रिकॉर्ड रूम में कमिश्नर को काफी कमियां मिली। रिकॉर्ड रूम में सरकारी रजिस्टर में प्राइवेट व्यक्तियों की द्वारा एंट्री करने की जानकारी मिली, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। देखिए, जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है कलेक्ट्रेट का, वो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसमें एक तो जो एडीएम एफआर का कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है, और जो नकलों का एक सेक्शन होता है जहाँ से नकलें हम ले सकते हैं, चाहे वो पुरानी खतौनी की हो, पुराने नक्शे की नकल हो, या पुराने कोर्ट्स के आदेश हो उनकी नकल हो। तो एक तो जो एडीएम के कोर्ट में मुझे कुछ खामियां लगी हैं कि एक तो बहुत सी जगहों पे जो इसमें लर्नर एडवोकेट्स हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनके सिग्नेचर्स नहीं हैं। दूसरा, बहुत से मामलों में जहाँ पे कि सरकार की ओर से पैरवी होनी चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा अवसर लगातार दिया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की मंशा है, राज्य परिषद की भी मंशा है कि जो पुराने केसेस हैं इनको हम एड्रेस करें, और मान लीजिए कोई 10 साल पुराना मामला है, 8 साल पुराना मामला है, तो इसको वरीयता मिले और पहले ये ख़त्म हो। इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये कंसर्न्ड ऑफिसर को बताया भी गया है कि इस पे ध्यान दें ताकि जो पेंडेंसी हमारे कोर्ट्स की वो कम हो। उसके बाद जो नकलों वाला सेक्शन है उसमें जो खामी मुझे मिली है कि जो नकलें जारी हो रही हैं उसमें जो प्राप्तकर्ता हैं, जो नकल ले जाते हैं या फिर जो आवेदन करते हैं, उसके सिग्नेचर्स नहीं है, तो उससे ये नहीं पता लगा सकते हम कि वाकई कितनी नकलें दी गई हैं, या फिर अगर कोई
ऐसा व्यक्ति आ जाए और बोले कि मुझे नकल नहीं मिली है आज तक, उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम साइन ही नहीं करवा रहे। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहा गया है, क्योंकि काफ़ी केसेस उधम सिंह नगर में हैं और रिकॉर्ड रूम से पब्लिक को बहुत सारे रिकॉर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें चकबंदी के भी रिकॉर्ड्स हैं, तो इसमें काफ़ी पारदर्शिता होनी चाहिए और इसमें प्रॉपर एविडेंस भी इसको करना चाहिए। तो ये भी डायरेक्शंस मैंने दिए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।